हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन पे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का वन शॉट लेक्चर। यस, इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक हेडिंग को, एक एक टॉपिक को, सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे हम करते हैं स्टार्ट। आपके पास जो भी बुक हो आप उसको ओपन कर लीजिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, नहीं तो अपना स्पीकर पे लगा लीजिए और देखना चालू कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर के अंदर हमको ये 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 10 में से मतलब समझ लो 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन तो सिर्फ बताने के लिए होता है। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये 9 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सीधा हम इन्हीं 9 टॉपिक्स को पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन को मारते हैं गोली, किसी काम का वैसे भी है नहीं। एक एग्जाम्पल के साथ हम शुरुआत करेंगे तो टॉपिक बहुत ही क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल फेट का। स्कूल फेट सबको पता है, स्कूल के अंदर फेट ऑर्गेनाइज होती है। तो स्कूल फेट ऑर्गेनाइज होने से एक महीने पहले आपको पता लग जाता है कि हाँ, हमारा एक प्लान है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करने वाले हैं, स्कूल फेट को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो सिर्फ उतना ही सीमित नहीं होता, फिर उसके बाद क्या काम होना स्टार्ट हो जाता है। काम होना कैसे स्टार्ट हो जाता है, सारी क्लासेस अपने आप में डिसाइड कर लेती हो किसका स्टॉल करने वाली हैं। फिर हम ये देखते हैं कि डेकोरेशन होना है, फिर हम ये देखते हैं टिकट का काम होना है, फिर हम देखते हैं फूड मैनेजमेंट होना है, फिर हम देखते हैं वाटर मैनेजमेंट होना है, फिर हम देखते हैं सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम बाकी सारी चीजों को देखते हैं कि कौन सी स्टॉल कहाँ कहाँ अलॉट होंगी। ये सारी चीजें देखते हैं। तो मतलब ये, जैसे ही हमारे प्लान बन जाते हैं, उन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए हम चीजों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो टारगेट अचीव करने के लिए, वो स्कूल फेट ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पर मैं चलता हूं। पहले सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो जैसे हमने प्लान स्पेसिफाई कर लिया, हमारा टारगेट सेट हो गया, तो फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको क्या क्या काम करना है। ठीक है, जैसे डेकोरेशन, फूड, सिक्योरिटी, वाटर, डेकोरेशन, स्टॉल मैनेजमेंट, टिकट मैनेजमेंट, ये सारा काम हमने आइडेंटिफाई किया कि ये काम होंगे। उसके बाद हर एक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डेकोरेशन में तो हम देखते हैं हॉल की डेकोरेशन, ग्राउंड की डेकोरेशन, स्टॉल की डेकोरेशन, ऑडिटोरियम की डेकोरेशन, एंट्रेंस की डेकोरेशन होती है। फूड मैनेजमेंट में देखते हैं कि हाँ भाई, जो हमारे चीफ गेस्ट आएंगे उनका क्या हिसाब किताब है, जो स्टॉल में बैठेंगे उनका क्या हिसाब होगा, टीचर्स होंगे उनका क्या हिसाब होगा। हम टिकट्स का देखते हैं कि टिकट जो स्कूल के बच्चे उनकी टिकट्स कैसी लगेंगे, जो बाहर के बच्चे उनके लिए टिकट्स कैसी लगी। तो मतलब ये, पहले काम को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या काम करना है, फिर उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और अब ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि वो मैनेजेबल हो जाए, किसी के ऊपर किसी भी तरीके का बर्डन ना आए। तो पहला टास्क क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। समझ में आ गया आपको पॉइंट? ओके। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है बच्चों, इसके अंदर आता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग ये है कि जो भी सारे आपने काम आइडेंटिफाई किए हैं, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे काम जो होंगे वो सिमिलर नेचर के होंगे। अब डेकोरेशन बहुत सारी करनी है, अलग अलग जगह की डेकोरेशन करनी है, तो है तो सिमिलर काम। तो हमने जो कहते हैं डेकोरेशन का एक डिपार्टमेंट बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, फूड का बहुत सारा काम होता है, तुमने फूड का एक ग्रुप बना दिया। सिमिलरली हमने बाकी सारी चीजों के भी ग्रुप बना दिए। तो हमने क्या किया, जो भी सिमिलर नेचर के टास्क थे उनका एक ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिमिलर नेचर जॉब्स अ डिपार्टमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। समझ में आ गया आपको? ये चीज क्लियर हो गया? ओके। और बहुत अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर हम डिपार्टमेंट बना सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी टारगेट आता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे किसी भी वर्कर को, किसी भी एम्प्लॉय को बर्डन फील ना हो। उसके बाद जो भी सिमिलर नेचर है, जैसे हमको बहुत सारी चीजें परचेज करनी है तो हमने परचेज डिपार्टमेंट बना दिया। बहुत सारी चीजों को, पैसों का मैनेज करना है तो हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। बहुत जगह जगह हमको लोगों को हायर करना है तो हमने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना दिया। बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करनी है तो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया। तो इससे क्या हो रहा है, हम सिमिलर नेचर की जॉब को टुगेदर कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं। थर्ड स्टेप आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ओके, देखो बच्चों, हमने काम को आइडेंटिफाई कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी कर लिया, उसके डिपार्टमेंट भी बना दिए। अब हम रखेंगे डिपार्टमेंट का हेड जो डिपार्टमेंट को चलाएगा, और उस डिपार्टमेंट के हेड में
उसके नीचे रखेंगे एम्प्लॉइज, उसकी रखेंगे टीम, और वो जो हेड होगा वो अपनी टीम की काबिलियत के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग उनको काम सौंपेगा। जिसको जो काम अच्छे से आता होगा उसको वो काम दिया जाएगा। क्लियर होगा? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, मतलब आप काम बांट रहे हो, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको स्पेसिफाई कर रहे हो। लास्ट स्टेप आता है कि सिर्फ ड्यूटी ही स्पेसिफाई करना काफी नहीं होता है, सबको यह भी बताना होता है कि किसको आपको ऑर्डर लेना है, किसको आपको आंसर देना है, क्योंकि एम्प्लॉयज को क्लैरिटी रहनी चाहिए वो किसको आंसरेबल है, किससे वो ऑर्डर लेगा। याद है हमने चैप्टर नंबर 2 में पॉइंट पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, तो उसको पता होना चाहिए ना कि उसका बॉस कौन है, उसे किससे ऑर्डर लेने हैं, जिससे किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो और उसी को वो आंसर देगा। ये आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस समझ में आ गई अच्छे से। सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करो, क्या क्या काम करने हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, सिमिलर ग्रुप्स को डिपार्टमेंट बनाओ, फिर एक हेड रखो जो सबको बांटेगा ड्यूटी, उसके बाद सबको बताओ कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर वगैरह देगा। तो ये है बच्चों हमारी 4 स्टेप की ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, और इन्हीं चारों स्टेप्स को अगर हम जोड़ दें तो हमारी ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग भी बन जाता है। तो देखो बच्चों, लास्ट में ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग भी इसी डेफिनेशन के चारों पॉइंट्स को कंबाइन करके दे रखा है। क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ? आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ग्रुपिंग द वर्क का मतलब होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। आप ये क्लैरिफाई करो और लोगों को डेलीगेट करो। डेलीगेट का मतलब होता है काम सौंपना, पावर सौंपना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपो लोगों को, आप लोगों को पावर दो। लिखा हुआ ना इसमें असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वही इन्होंने आगे लिखा हुआ है। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, लोगों को काम दो। इसके अलावा आप स्टेब्लिश करो रिलेशनशिप, मतलब कि कौन किसके संग किस हिसाब से काम करेगा, कौन किसका बॉस है, कौन किसका जूनियर, कौन किसका टीममेट वगैरह है। इससे आप क्या कर पाओगे? लंबे समय तक काम कर पाओगे और अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। क्लियर हो गया पॉइंट आपको बच्चों? बहुत बढ़िया। ऑर्गेनाइजिंग की एक और डेफिनेशन दे रखी है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आई होप बच्चों आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आ गई होगी और ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन भी समझ में अच्छे से आ गई होगी। ओके, इससे पहले वाले अगर मैं टॉपिक पर जाऊं तो इंट्रोडक्शन तो आप किसी मतलब का नहीं, उसको छोड़ देना। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की 2 डेफिनेशन और हैं बच्चों, आप उसको एक बार और देख लेना, और कुछ खास इसके अंदर है नहीं। मैं एक बार पढ़ देता हूं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? प्लान को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करता है। कैसे स्टार्ट करता है? बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, क्या क्या काम करने हैं, आइडेंटिफाइंग, ठीक है। इसके बाद वर्किंग रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करता है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और आराम से हम रिसोर्सेज को यूज कर पाए जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। बस वही डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई घुमा फिरा के अलग अलग लैंग्वेज में, तो आप पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके। अगला टॉपिक आता है बच्चों हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब क्या है मतलब जरा समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। देखो बच्चों, एक सिंपल वर्ड से बात करते हैं। जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है, आई रिपीट, जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है, लोगों को मैनेज करना, आपस में कोऑर्डिनेट करवाना मुश्किल हो जाता है। मान के चलो आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, 4-5 एम्प्लॉइज के साथ आप काम कर रहे हो, तो आप इफेक्टिवली 4-5 लोगों को हैंडल कर लोगे। जैसे हमारे पापा लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे पापा ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो उनके नीचे 4-5 लोग होते हैं, उनको वो इफेक्टिवली हैंडल कर लेते हैं। पैसा भी देख लेते हैं, परचेज भी देख लेते हैं, सेल्स भी देख लेते हैं, हायर भी कर लेते हैं, फायर भी कर देते हैं, सारी चीजें वो अकेले कर लेते हैं। लेकिन मान के चलो पापा के अंडर 50 लोग हों, 100 लोग हों, 500 लोग हों, तो वो क्या कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आप 5 लोगों को इफेक्टिवली हैंडल कर लोगे, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपको 500 लोगों को हैंडल करना है, तो आप क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको चाहिए होगी टीम, आपको चाहिए होंगे मैनेजर्स, आपको चाहिए होंगे सुपरवाइजर। सिमिलरली जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, वो अकेले स्कूल को नहीं संभाल सकते। 2000 बच्चों को, 500 बच्चों को, 1000 बच्चों को एक साथ वो नहीं संभाल सकते, तो वो क्या करते हैं? टीचर्स अपॉइंट करते हैं, पीटीआईज अपॉइंट करते हैं, इसके अलावा वो सपोर्ट स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, जिससे वो क्या कर सके? अपना काम करा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक तरीके से क्या बोलेंगे? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम बना रहे हैं, उसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि किस हिसाब से हमने ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को बांध रखा है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, या फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन हमने किस लोगों को किस तरह इकट्ठे करके अपने रखा हुआ है, जिससे वो काम को इफेक्टिवली हैंडल कर पा रहे हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रो होता है या उसका काम कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हमको एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब लेवल्स वगैरह चाहिए होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नए नए फंक्शंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, नए नए लेवल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस कैसे नए नए आ सकते हैं? देखो पहले क्या होता था, एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता था, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता था, इसके अलावा आपका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता था, परचेज डिपार्टमेंट होता था। अब एक सोशल मीडिया डिपार्टमेंट अलग से बन गया है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो। चाहे आपका फेसबुक हो गया, चाहे व्हाट्सएप हो गया, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो गया, चाहे आपका लिंक्डइन हो गया, चाहे आपका ट्विटर हो गया। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपने डेटा को अपलोड करना होता है जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अप टू डेट रख सको, लोगों को बता सको कि आप क्या काम कर रहे हो। तो सोशल मीडिया अपना एक नया अलग फंक्शन बन गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब नए लोगों को हायर करना पड़ेगा, उनके नए मैनेजर को हायर करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में सबको हैंडल करना, कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है। और पीटर ड्रकर हमारे जो मैनेजमेंट गुरु हैं, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि अगर आप चाहते हो आप ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे तो आपको मैनेज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। और गलती से आपने गलत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपॉइंट कर लिया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो सर ये एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो बच्चों ये हमारी डेफिनेशन, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बुक में आपके दे रखी होगी, उसको रीड कर लो। नोट्स में देखो तो नोट्स में देख लो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर, वो तरीका जिस हिसाब से आपके लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। within which मैनेजीरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। जिस तरीके से आप लोगों को मैनेज कर पाओ, जिस तरीके से आप ऑपरेशंस करवा पाओ, ये बताता है कि लोग और आपस में काम किस तरीके से जुड़े हुए हैं, कौन क्या काम करेगा, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है। ये सारी चीजें किसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं? हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं। इसके अंदर सारी चीजें मतलब आपके ह्यूमन रिसोर्स, आपके फाइनेंशियल रिसोर्स, आपके फिजिकल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब हम इंसान, फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा, और फिजिकल रिसोर्स का मतलब होता है मशीन वगैरह। ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं कि कौन कब क्या कैसे काम करेगा। और ये सब हम क्यों करते हैं? जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। समझ में आ रहा पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों आपको एक डेफिनेशन दे रखी है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की। ये 1 मार्क 2 मार्क में डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जा चुकी है और इसके एमसीक्यू भी बन चुके हैं। अब इस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जरा ये समझते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉइज को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। आई रिपीट, एक मैनेजर कितने एम्प्लॉइज को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक बात बताओ, आपके पूरी 12th क्लास में मान के चलो 150 स्टूडेंट्स हैं। आई रिपीट, आपकी पूरी क्लास 12th में 150 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर 30 बच्चों को तो आराम से हैंडल कर सकता है। तो बताओ कितनी क्लासेस बनेंगी, कितने सेक्शंस बनेंगे? 5 सेक्शन बनेंगे। क्लियर? हाँ। अब मान के चलो दूसरे स्कूल में भी सेम आपके 150 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक टीचर 50 स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। तो बताओ कितने सेक्शन बनेंगे? 3 सेक्शन बनेंगे। कुछ स्कूल होते हैं जहां पर एक टीचर 75 स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। तो बताओ वहां कितने सेक्शन बनेंगे? 2 सेक्शन बनेंगे। मतलब ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जितना ज्यादा आप हैंडल कर पाओगे, उतने डिपार्टमेंट्स, उतने लेवल्स, उतनी हायरार्की कम बनेगी। और जितने कम लोगों को आप इफेक्टिवली हैंडल कर पाओगे, उतने लेवल्स, उतने डिपार्टमेंट्स, उतनी हायरार्की बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, जितने ज्यादा लोगों को हैंडल कर पाओगे, उतने कम लेवल, उतने कम डिपार्टमेंट्स बनेंगे। और जितने कम लोगों को आप मैनेज कर पाओगे, उतने ही ज्यादा डिपार्टमेंट, उतने ही ज्यादा लेवल्स बनेंगे। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आप ये अच्छे से याद रखना। ओके, ये हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम क्यों बना रहे हैं? जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली काम करता रहे। क्लियर हो गया? ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये आप अभी तक जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लो। पहला है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा क्या हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। एक एक करके दोनों को देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश भी करते हैं। क्या दे रखा है, चलो बच्चों पढ़ते हैं। मैं जूम कर रहा हूं, पहले इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लेना। बच्चों मान के चलो आप एक छोटी सी दुकान के मालिक हो, ठीक है? छोटी सी दुकान चलाते हो, ग्रोसरी स्टोर चलाते हो, आप उसके मालिक हो, ठीक है? ओके।
तो देखो, सामान खरीद के लेकर आना है, वो काम किसका होगा? आपका होगा। सामान बेचना है, वो किसका काम होगा? आपका होगा। किसको हायर करना है, किसको दुकान पर काम पर रखना है, इसका काम किसका होगा? आपका होगा। पैसों का लेने देने का मैनेजमेंट कौन करेगा? आप करोगे। एडवर्टाइजमेंट के वगैरह पेम्पलेट बंटवाने का काम क्या करोगे? आप करोगे। मतलब ये एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे काम आप करोगे। हाँ या ना? बिल्कुल सही। लेकिन मान के चलो यही दुकान आपकी एक दुकान ना होकर अब 100 दुकानें हो गई। आपने बिजनेस को बढ़ा लिया, आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गए। तो अब आप क्या करोगे? क्या सामान खरीद के भी आप खुद लेकर आओगे, बेचोगे भी आप क्या खुद, पैसों को भी आप ही खुद ही मैनेज करोगे, लोगों को भी आप खुद हायर करोगे, मार्केटिंग भी खुद करोगे? नहीं, आप लोगों को अपॉइंट करोगे। भैया तुम्हारा काम है सिर्फ परचेज करना, तुम्हारा काम है सिर्फ सेल करना, तुम्हारा काम है सिर्फ मार्केटिंग करना, तुम्हारा काम है सिर्फ फाइनेंस को संभालना, तुम्हारा काम है सिर्फ लोगों को हायर करना। करोगे नहीं करोगे? तो मतलब ये आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शंस के बेसिस पर डिपार्टमेंट बना दी। बना दी नहीं बना दी है? ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर बुलाते हैं, बिकॉज वी आर स्ट्रक्चरिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड। जो भी फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं उस हिसाब से हमने ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? आप किसी भी बड़ी कंपनी के मालिक बन जाएंगे या फिर मान के चलो आप टॉप लेवल पर पहुंच गए अपनी मेहनत से, तो ये सारे काम आप खुद भी करेंगे, क्योंकि सारे काम एक बंदा हासिल नहीं कर सकता है। समझ में आया? क्लियर? रीड करें। ओके, क्या दे रखा है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर फंक्शन अंडर ऑर्गेनाइजिंग, क्या लिखा हुआ है? फिर से मैं रीड करूंगा। ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर under functional and organizing these major function as separate department create functional structure। क्या मतलब है? डेफिनेशन का अजीब से लिखी हुई है। मतलब ये, जब आप सिमिलर नेचर के जॉब्स को एक फंक्शन बना लेते हो और इस फंक्शन को एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हो, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर बना रहे हो। सिंपल वर्ड्स में यही बात लिखी हुई है। जैसे एग्जांपल आपने दे रखा है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक परचेज डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एक पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। समझ में आया? वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है एडवांटेजेस। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के एडवांटेजेस क्या क्या है? तो हमारे पास 6 एडवांटेजेस है जो हमको पढ़ने हैं एक एक करके। तो बच्चों, पहला जो एडवांटेज है वो हमारे सामने क्या है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही तरीके का काम हो रहा है, तो आप उस काम को जब बार बार करोगे तो आप उस काम को करने में क्या हो जाओगे? स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। समझ में आ रहा है? अगर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखा जाए और आपसे हमेशा फाइनेंस का ही काम कराया जाए, तो आप फाइनेंस के एक्सपर्ट बन जाओगे। आप उस ऑक्यूपेशन के, उस फंक्शन के स्पेशलाइज बन जाओगे। सेकेंड, आप अपने डिपार्टमेंट को इजीली कंट्रोल कर सकते हो, सारे लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट भी करवा सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ एक ही तरीके का काम कर रहे हो। मान के चलो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ मार्केटिंग ही तो करोगे कंपनी की, तो इस केस में सबको कंट्रोल करना, सबको समझाना, सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। थर्ड, अगर आप ये ऐसे फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपकी मैनेजरियल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होती है? क्योंकि फाइनेंस मैनेजर सिर्फ फाइनेंस का काम करेगा, तो फाइनेंस में वो एक्सपर्ट हो जाएगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर सारा फाइनेंस का ही काम हो रहा है, तो आपकी जो ऑपरेशंस है वो भी जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। तो जब आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आपके खर्चे कम होंगे, आपका टाइम कम लगेगा, तो आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर हो गया? आगे क्या देखा है? आपको क्लैरिफाई होता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर यही काम होगा, तो आप डुप्लीकेशन ऑफ काम नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट एक ही तरीके का काम करें, सबको क्लैरिफाई होता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज पढ़ा था ना हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है, तो किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन नहीं होता है। और ऐसे केस में आप बड़े लेवल पे काम कर पाते हो, और जब हम बड़े लेवल पे काम करते हैं तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो कम आनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? वही लिखा हुआ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लोअर कॉस्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? जब आप बड़े लेवल पे काम करते हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो काफी कम आती है। ओके, ये आपको चारों एडवांटेजेस क्लियर है। पहला, आप ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइज हो जाते हो, आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने में इजी हो जाता है, आप प्रॉफिट ज्यादा कमाते हो और आप डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करते हो। क्लियर? ओके।
आगे क्या दे रखा है बच्चों, रीड करते हैं। 2 एडवांटेजेस और हमारे सामने। आपको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि उनको कुछ ही चीजें सिखानी है। जैसे मान के चलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बंदे को सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड चीजें बतानी है, उसको मार्केटिंग, उसको फाइनेंस वाली चीजें नहीं सिखानी है। तो आपको सिर्फ 2-4 चीजें सिखानी है, तो 2-4 चीजें सिखाना इजी हो जाता है, क्योंकि आपको लिमिटेड चीजें सिखानी है। और लास्ट क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हर एक फंक्शन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है, तो उनको अपनी अलग अलग अटेंशन मिल जाती है कि अभी हर एक का अपना इंपॉर्टेंट काम होता है। क्लियर हो गया आपको? ओके। अब बच्चों बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, कि इस फंक्शनल स्ट्रक्चर की कुछ कमियां हैं, और वो क्या है सर, हमको जरा ये बता दो। देखो बच्चों, पहली जो कमी वो क्या है, फंक्शनल एम्पायर। मतलब ये हर कोई फंक्शन अपने आप को दूसरे से सुपीरियर बताने की कोशिश करेगा कि मेरा फंक्शन है जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वरना तुम तो कुछ कर ही ना पाओ। फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा वो तो मैं संभाल रहा हूं पैसों को, वरना तो तुम बर्बाद कर दोगे। मार्केटिंग वाला क्या बोलेगा, मैं प्रोडक्ट बिकवा रहा हूं वरना तो कंपनी डूब जाए। प्रोडक्शन क्या बोलेगा, मैं अच्छे प्रोडक्ट ना बनाऊं तो तुम बेच नहीं पाओगे। परचेज क्या बोलेगा, मैं सामान खरीद के ना लेकर आऊं तो तुम बना नहीं पाओगे। तो मतलब हर कोई अपने डिपार्टमेंट को ऊपर दिखाने की कोशिश करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में नहीं रखेगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, फंक्शनल एम्पायर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड क्या, प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज्ड। मतलब ये एग्जांपल बात करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट को कुछ चीज खरीदनी है, सामान खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछेगा कि भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना सामान आपको खरीदना है, आप हमको बता दो। फिर परचेज डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि ये सामान खरीद के लेकर आना है, आप हमको पैसे सैंक्शन कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, किसी से भी इंफॉर्मेशन आने में टाइम लग गया तो बताओ हो गया कल्याण? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपनी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बताने में देरी कर दी तो आ नहीं पाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा टाइम में नहीं दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो कभी कभार क्योंकि वो अपने कामों में इतना बिजी होते हैं कि वो प्रॉब्लम आ जाती कोऑर्डिनेशन करने में, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। क्लियर हो गया? ओके। थर्ड पॉइंट क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, because interest of two or more departments are not compatible। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, सिंपल वर्ड में समझाता हूं। अब मान के चलो एक हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है कि 5% से ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। मार्केटिंग वाला बोल रहा है कि मुझे 10% डिस्काउंट देना है, तब मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, दोनों डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग काम है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कि कम से कम खर्चा हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है मेरी ज्यादा से ज्यादा सेल हो। और दोनों अपने कामों को करने के लिए वो 10% बोल रहा है और वो 5% बोल रहा है। तो आगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि मेरा काम है पैसे बचाने का, मेरा काम है सेल बढ़ाने का, तो बताओ कैसे होगा? तो ये भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर हो रहा है? यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है वो सेल्स डिपार्टमेंट का दे रखा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दे रखा है। सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये फीचर्स ऐड करो तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बोला मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, मुझे प्रोडक्शन करने में दिक्कत हो रही है। क्लियर हो रहा है? तो ये चीजें हो सकती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्यों इनफ्लेक्सिबिलिटी, बात करते हैं। अब आप जीवन भर फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, फंक्शनल आपका स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो है क्या, आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने फंक्शन के नजरिए से देखोगे, और जब आप अपने फंक्शन के नजरिए से देखोगे तो आपको उनके नजरिए से मतलब है ही नहीं। आप उसको मार्केटिंग के नजरिए से, आप उसको प्रोडक्शन के नजरिए से, आप उसको सेल्स के नजरिए से, एचआर के नजरिए से देख नहीं पाओगे। और जब आपको दूसरों का नजरिया ही नहीं पता, तो मुझे एक बात बताओ कि आप उनका काम समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। और तो ऐसे केस में क्या आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना सकता है? क्या आपको प्रमोट कर सकता है? नहीं कर सकता। जस्ट बिकॉज आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के हो, जस्ट बिकॉज आप एक सेपरेट डिपार्टमेंट के हो, आप उसी काम में करते हो, आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते हो, तो ऐसे केस के अंदर आपको प्रमोशन के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, बिकॉज आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की नॉलेज नहीं है। बस इतनी सी बात है। समझ में आ गया पॉइंट? ओके। अब बच्चों बात करते हैं सुटेबिलिटी। यहां से क्वेश्चन, यहां से आपके केस स्टडीज बनते हैं। क्वेश्चन में स्टोरी दे रखी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपसे पूछते हैं बताओ इसके अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर है या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर है, वो पता कैसे लगाया जाए। तो आपको अगर ये 3 पॉइंट दिख जाए तो मतलब वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर लग रहा होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर लग रहा होगा। मतलब ये, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, दूसरा उसके अंदर अलग अलग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होती है,
और उनको करने के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। इन तीनों पॉइंटों में से अगर कोई भी एक पॉइंट आता है, तीनों पॉइंट आते हैं, तो अब हम बोलते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर लगना चाहिए। पहला, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होनी चाहिए, जैसे एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग। और तीसरा, हर एक को करने के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। तब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर लगाओगे। इन तीनों पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट आता है तो आप क्या बोलोगे? डिविजनल स्ट्रक्चर को। वो भी समझाएंगे डिविजनल स्ट्रक्चर कहां कहां लगता है और कहां कहां बच्चे गलती कर जाते हैं। ओके, अब बच्चों बात करते हैं हम किसके बारे में? डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। डायग्राम से समझेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से हम क्लियर कर पाएंगे। देखो बच्चों, आपको लग रहा होगा सर ये नोट्स हाईलाइटेड क्यों है? बच्चों ये नोट्स इसलिए हाईलाइटेड है क्योंकि ये वाले जो नोट्स हैं हमने अपने रेगुलर लेक्चर्स के नोट्स यूज करे हैं, जिससे हमने ऑलरेडी हाईलाइट करे हुए पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है या फिर जो वर्ड्स हमको पढ़ने हैं। अब ये डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, आपने टाटा कंपनी का नाम तो सुना होगा। अब टाटा कंपनी के कौन कौन से बिजनेसेस गिनाओगे? सर सबसे पहले टाटा नमक, मतलब खाने पीने का सामान। दूसरा, टाटा मोटर्स, आपने टाटा के ट्रक्स वगैरह भी देखे होंगे। तीसरा, टाटा की बिजली, जो मुंबई साइड के बच्चे हैं लोग हैं वो पहचान पाएंगे, टाटा की इलेक्ट्रिसिटी वहां पर मिलती है। तनिष्क ज्वेलरी का भी काम टाटा का है। टाइटन ये भी किसका? टाटा का है। तो ये क्या है? ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे, इनके अपने अलग अलग बिजनेसेस हैं। एक कंपनी और बताऊं, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये इनके अलग अलग बिजनेस है और इन सब का जो हेड है वो हमारे प्यारे से कौन है? रतन टाटा जी हैं। ये आपको चीज समझ में आती है? ओके। तो बच्चों यहां पर क्या है कि यहां पर हमने ऑर्गेनाइजेशन को उसके फंक्शंस के बेसिस पे नहीं, उसके अंदर जो अलग अलग बिजनेसेस है, अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके बेसिस पर हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके डिवीजन, उसके बिजनेस यूनिट के बेस हमने क्लासिफाई किया है। आप फेसबुक का काम ले लो, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं हेड। फेसबुक के नीचे कौन आता है? व्हाट्सएप। उसके नीचे कौन आता है? इंस्टाग्राम। आता है कि नहीं आता है? तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। रिलायंस का नाम ले लीजिए, मुकेश अंबानी जी का। रिलायंस पेट्रोल आता है, रिलायंस के आपके केमिकल्स आते हैं, रिलायंस आपका फूड आता है, रिलायंस के आपके कपड़े आते हैं। आते कि नहीं आते? इसके अलावा रिलायंस में आपका टेलीकम्युनिकेशन आता है। कितनी सारी चीजें आ गई। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? डिविजनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लियर? ओके। और अपना हर एक बिजनेस अपने में बहुत बड़ा बिजनेस है और हर बिजनेस के अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे एचआर का हो गया, फाइनेंस का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, सेल्स का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, रिसर्च का हो गया। तो हर एक के अंदर अपना अपना सेपरेट डिपार्टमेंट्स बने। मतलब ये डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग कंपनीज होती हैं, अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं और हर एक कंपनी के अंदर अपना एक खुद का फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हर एक कंपनी अपने में बहुत बड़ी कंपनी होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है काम करने के लिए। तो मतलब ये डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर अपना एक फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑलरेडी होता है। क्लियर हो गया? ओके, बढ़ते हैं आगे। क्या दे रखा है? देखो बच्चों, अब बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। देखो बच्चों, डिविजनल स्ट्रक्चर कहां लगता है, पहले उस मुद्दे की बात करते हैं। देखो बच्चों, डिविजनल स्ट्रक्चर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लगता है जहां पर एक कैटेगरी से ज्यादा के फूड प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। आई रिपीट, एक कैटेगरी से ज्यादा के फूड प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। कैसे? एक सेकंड रुकना, ये गलत हो रहा है। हाँ, मैं आपको वो लाइन दिखा रहा हूं। देखो बच्चों, हाईलाइट हो रही है ना लाइन। हैव मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट टू ऑफर। इसका मतलब क्या है, जरा समझते हैं। अब मान के चलो बच्चों, आपका फूड बिजनेस है, आप फूड में नमक भी बेचते हो, मैगी भी बेचते हो, इसके अलावा आप आटा भी बेचते हो। तो हम क्या ये बोलेंगे कि आप अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हो? नहीं, आप एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट बेच रहे हो। एक ही कैटेगरी का मतलब खाने पीने का सामान बेच रहे हो, तो ये होती है वन कैटेगरी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो ट्रक्स आती हैं, कार्स आती हैं, सब कुछ आता है, तो ये एक कैटेगरी है। घड़ियों की बात करें तो अलग अलग घड़ी है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करें तो अलग अलग घड़ियां हैं।
समझ, वो अलग अलग आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है। तो कहने का मतलब है एक कैटेगरी का मतलब है फूड, तो उसके अंदर सारे फूड इंक्लूड हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सारे इलेक्ट्रिक एक ही कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो मतलब ये, और आप अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या लगाओगे, डिविजनल स्ट्रक्चर लगाओगे। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि कंपनी है जो कि अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे कि स्टेबलाइजर, आपके कंडेंसर, आपके फैंस, और वो प्रोसेसर बनाना चाहते हैं। तो बताइए उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा स्ट्रक्चर लगाना चाहिए, फंक्शनल या डिविजनल। बच्चों ने डिविजनल लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि उनको दिख रहा कि वो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बट उनको ये क्लैरिफाई नहीं हुआ ये तो एक ही कैटेगरी के हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं, आप गलती मत करना। क्लियर हो गया? ओके। तो जब आप एक कैटेगरी से ज्यादा प्रोडक्ट ऑफर करे जाते हैं, वहां पर आप डिविजन स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। क्लियर? ओके। वो डायग्राम हमने इसका देख लिया। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो हर एक डिवीजन है, जैसे मैं डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम के अंदर हमको एक कॉस्मेटिक दिख रहा है, एक गारमेंट दिख रहा है, एक फुटवेयर दिख रहा है, स्किन केयर दिख रहा है। जैसे हम टाटा की बात करें तो टाटा ऑटोमोबाइल्स अलग है, टाटा मोटर्स अलग है, और आपके टीसीएस अलग है, टाइटन अलग है, टाटा नमक अलग है। तो यहाँ पर क्या है, अपना हर एक डिवीजन का, हर एक कंपनी का अपना एक अलग हेड होता है, जिसे हम डिविजनल हेड बोलते हैं, कंपनी हेड बोलते हैं। और वो जो डिवीजन हेड होता है वो उस कंपनी के लिए जिम्मेदार होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होता है, उसके प्रॉफिट के लिए, उसके लॉस के लिए, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, उसकी बुरी परफॉर्मेंस के लिए, सबके लिए क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हो रहा है? ओके। यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ये चीजें क्लियर है। हाँ, और आगे क्या लिखा हुआ है, हर एक डिवीजन के अंदर अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर इंक्लूड होता है। बस ये बात आपको क्लियर हो गई, ये मैंने आपको बता दी। अब बच्चों बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, एक एक करके सारे एडवांटेज पढ़ते हैं। तो बच्चों पहला एडवांटेज है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल में पढ़ा था हमने ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यहां पर क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्योंकि यहां पर आप डिवीजन के हेड हो, और जब आप डिवीजन के हेड होते हो तो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक फंक्शन की जानकारी होती है। एग्जाम्पल देते हैं, आप मान के चलो टाटा में किसी एक कंपनी टीसीएस के हेड हो, तो आपको उसके अंदर के आईटी का काम, प्रोडक्शन का काम, सेल्स का काम, मार्केटिंग का काम, फाइनेंस का काम, हर एक की जानकारी होगी कि कौन सी चीज कैसे करी जाती है। अब एक्सपर्ट नहीं होगे, लेकिन आपको हर एक चीज की जानकारी होगी। तो मतलब आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में जानते हो, मतलब आप उस प्रोडक्ट के, उस डिवीजन के, उस कंपनी के स्पेशलाइज पर्सन हो। तो जब आप ऐसे स्पेशलाइज पर्सन होते हो तो आपको पूरे बड़े ग्रुप का ही मालिक या फिर हेड बना दिया जाता है, और ये टाटा कंपनी में हो चुका है। तो टाटा कंपनी में जो टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके जो हेड थे, इनको पूरे ग्रुप का, पूरे टाटा ग्रुप का हेड बना दिया गया है। एन चंद्रशेखर, आपने शायद नाम सुना हो, शायद ना सुना हो, लेकिन आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा, वो पहले वो टीसीएस के हेड थे, अब वो पूरे टाटा ग्रुप के हेड हैं। तो वही चीज लिखी हुई है, क्योंकि आप हर एक फंक्शन के बारे में जानकारी कर लेते हो तो आप हायर पोजीशन के लिए चले जाते हो, आपको अच्छा खासा प्रमोशन भी मिल जाता है। दूसरा क्या होता है, आप उस कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। मैंने आपको बताया था, आप डिवीजन हेड हो, उसके प्रॉफिट, उसके लॉसेस के लिए, तो आप जिम्मेदारी फिक्स कर सकते हो, किसी पर आप टाल नहीं सकते हो कि मैं किसी की वजह से काम नहीं कर पाया। मतलब आप उस डिवीजन के हेड हो। फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब मान के चलो, हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, परचेज डिपार्टमेंट है, पहले परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वो पूछ रहा है कि कितना माल चाहिए, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा मांग रहा है जिससे मैं खरीद पाऊं। तो मान के चलो कुछ गड़बड़ होती है, तो परचेज डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, मुझे प्रोडक्शन वाले ने टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं दी, मुझे फाइनेंस वाले ने टाइम पर पैसे नहीं दिए, तो मैं काम नहीं कर पाया। तो मतलब वो एक दूसरे पे टाल सकता है, एक दूसरे पे जिम्मेदारी थोप सकता है कि ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन यहां पर आप उस डिवीजन के हेड हो, आप किसी और पर ठिकरा नहीं फोड़ सकते। टीसीएस कंपनी का मालिक ये नहीं बोल सकता कि टाटा नमक वाले ने मुझे काम नहीं करने दिया। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो अपना एक अलग बिजनेस है, आप एक अलग बिजनेस है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ही रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे, आप रिस्पॉन्सिबली इजिली फिक्स कर सकते हो। थर्ड क्या दे रखा है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। इसका मतलब ये है, क्योंकि आप उस डिवीजन के हेड हो तो आप काम करने में फ्लेक्सिबल हो, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो, खुद से डिसाइड कर सकते हो क्या चीज हमको नहीं करनी चाहिए, क्या चीज हमको
न्यू करनी चाहिए, ये सारी चीजें, और इससे आप डिसीजन मेकिंग आपकी तेज हो जाती है, आप काफी जल्दी डिसीजन ले पाते हो, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम सीनियर अथॉरिटीज। और लास्ट एडवांटेज क्या दे रखा है, फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। मतलब ये कि यहाँ पर ग्रो करना बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान के चलो आपको एक नया डिवीजन ओपन करना है, तो आप एक नई कंपनी ओपन करते हो, नए डिपार्टमेंट बनाते हो, नए लोगों को हायर करते हो, अपना काम चालू कर देते हैं। आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस को इफेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फंक्शनल में होता है, अब मान के चलो फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर आपने एक नया फंक्शन स्टेब्लिश कर दिया, तो सारे फंक्शंस को बोला जाएगा आप इसके संग कोऑर्डिनेट करो, इनके संग काम करो, तो मतलब वहां पर एग्जिस्टिंग बिजनेस डिस्टर्ब होगा। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर अपना एक नया सेपरेट बिल्डिंग, सेपरेट ऑफिस, सेपरेट काम हो रहा है, किसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो अपने हिसाब से कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया एडवांटेज? ओके। अब बच्चों बात करते हैं डिसएडवांटेज। पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का? फंड्स को लेके। अब मान के चलिए टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है वो है रतन टाटा जी, उनको कंपनियों को पैसे अलॉट करने हैं, चाहे टीसीएस हो गया, आपका टाइटन हो गया, तनिष्क हो गया, टाटा नमक हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया। तो रतन टाटा जी जब पैसे एलोकेट कर रहे होंगे, तो कोई कंपनी बोलेगी मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, कोई कंपनी बोले मैं तो लॉस में डूब रहा हूं, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। तो ऐसे केस में आपस में इनके बीच में लड़ाई हो सकती है कि पैसा किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा। पहला चीज क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो लिमिटेशन है बच्चों वो क्या है? इंक्रीज इन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन बहुत काम होता है। कैसे होता है डुप्लीकेशन, समझते हैं। अब टीसीएस कंपनी है, इसके अंदर अपना एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, टाटा ऑटोमोबाइल्स है, उसके अंदर अपना एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, टाटा नमक है, उसके अंदर अपना एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। तीनों के अंदर अकाउंटिंग हो रही है, लेकिन तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अकाउंटिंग ही रही है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में हो रही है, आपने अलग अलग लोगों को हायर कर रखा है, तो इससे आपके जो खर्चे हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और लास्ट जो आपको डिसएडवांटेज दे रखी है वो क्या है? क्योंकि आप एक डिवीजन हेड हो, आपके पास उस डिवीजन से रिलेटेड सारी अथॉरिटी है, सारी पावर है, तो आप कभी कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाते हो। क्या आप बोलते हो, कभी कभी लगता है तो अपुनिची भगवान है। मतलब ये आप दूसरों को समझते नहीं हो कुछ, आप दूसरे डिपार्टमेंट को, दूसरे डिवीजन को, कंपनी के हेड को कुछ नहीं समझते हो, आप अपनी पावर को चलाने की कोशिश करते हो। तो ऐसे केस में आप ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उनको भूल जाते हो, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्लियर हो गया? ओके। अब आता है एक इंपॉर्टेंट सवाल, डिविजनल स्ट्रक्चर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में लगना चाहिए? तो इसके आपको दो तरीके बताए हुए हैं। आई रिपीट, दो तरीके। फंक्शनल में एक तरीका था, पहला ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होनी चाहिए, स्पेसिफाइड एक्टिविटीज होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। यहाँ पर दो तरीके बताए हैं। पहला, आप अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, तब आप डिविजनल स्ट्रक्चर अपॉइंट कर सकते हो। दूसरा जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है और बच्चे गलती कर चुके हैं, क्या है? जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, उसको नए एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, नए डिपार्टमेंट बनाने होते हैं, नए लेवल्स बनाने होते हैं, तब वो डिविजनल स्ट्रक्चर को अपॉइंट कर सकते हैं। ये यहां पर लिखा हुआ है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, आप चाहो तो एनसीईआरटी में देख लेना। मतलब ये नीचे वाले पॉइंट के ना प्रोडक्ट से रिलेटेड बात नहीं हो रही। तो कुछ बच्चों ने ना एक चीज दिमाग में रट ली है कि जहां प्रोडक्ट की बात होगी वहां तो हम डिवीजन लिखेंगे, इसके अलावा जो कुछ भी आया क्वेश्चन में हम फंक्शनल लिख देंगे। और बच्चों इस वजह से काफी बच्चों के नंबर कट चुके हैं। तो जब ये दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आए तो आपको क्या लिखना है? डिविजन स्ट्रक्चर लिखना है। और वो तीन पॉइंट आए तो आपको क्या लिखना है? फंक्शनल स्ट्रक्चर लिखना है। क्लियर हो गया? बहुत सही। आगे बढ़े बच्चों टॉपिक को लेके, तुम्हारा ये फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। देखो क्लियर हो गया। अब जो बच्चों अगला टॉपिक आता है वो है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही सिंपल है। फॉर्मल इनफॉर्मल तो काफी ज्यादा सिंपल है। देखो बच्चों, जहां हम काम करने जाते हैं, आई रिपीट, जहां हम काम करने जाते हैं, जहां हम पढ़ने जाते हैं, चाहे वो ट्यूशन सेंटर हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, वो क्या एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। हाँ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और बस इतना ही होता है सीरियसली, इसके अलावा इसके और कोई डेफिनेशन नहीं है। और वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना या तो फंक्शनल स्ट्रक्चर लग रहा होता है या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर लग रहा होता है। जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर लगा होता है। टीचर्स का डिपार्टमेंट अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट अलग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का अपना एक डिपार्टमेंट हो गया, इसके अलावा आपका सपोर्ट स्टाफ का अपना डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो ये क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये क्यों बनाए जाते हैं बताओ? ये स्ट्रक्चर क्यों बनाए जाते हैं? जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम करना स्टार्ट कर दे, कोई भी इंटरप्शन किसी तरीके का ना हो, कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से बना रहे। आ रहा है समझ में? तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन
जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, और जब हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो फंक्शन है वो स्मूथली चले, तो हमको सब कुछ बताना होता है कि आपका क्या काम है, आपका क्या रोल है, कैसे काम होना है, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और ये सारी चीजें तभी कर पाते हो जब आप एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जरा डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? A formal organization refers to organization structure, functional division। मतलब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर लग रहा होगा, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल स्ट्रक्चर लग रहा होगा। और वो किसने डिजाइन किया है? वो टॉप मैनेजमेंट ने डिजाइन किया है। क्यों किया है? जिससे आप गोल्स को अचीव कर पाओ। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू कंप्लीट योर टास्क। और ये बताता है क्लियरली कि किसके पास कितनी पावर है। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर के पास ज्यादा पावर होती है, उसके बाद मिडिल लेवल पर होती है, उसके बाद सुपरवाइजरी लेवल पर होती है। किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको काम करने के लिए ऑब्लाइज्ड है, जिससे हम अपने आप को कोऑर्डिनेट कर पाए और अपने टास्क को अचीव कर पाए। क्लियर हो गया बच्चों आपको पॉइंट अच्छे से? पक्का बताओ फटाफट से। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो टॉप मैनेजमेंट बनाता है काम को पूरा करने के लिए। फॉर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ भी हो सकता है, फॉर फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल भी हो सकता है, ये चीज आपको पता है। अब बच्चों बात करते हैं फीचर्स की। फीचर का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक एक पॉइंट है, जरा उसको पढ़ लेते हैं। पहला बच्चों क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्लैरिफाई करते हो कि रिलेशनशिप्स क्या है, कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका जूनियर है, कौन सीनियर है, कौन असिस्टेंट है, कौन डेप्यूटी है, ठीक है ना, कौन चीफ है। ये सारी चीजें क्लैरिफाई करते हैं। इसके अंदर ये क्लैरिफाई होता है कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सेकेंड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक जरिया है जिससे आप अपने टारगेट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हो। ठीक है ना? क्लियर? आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया क्यों है? आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको सोसाइटी की सर्विस करनी है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही अचीव कर सकते हो। ओके, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। हाँ, तीसरा फीचर क्या बच्चों, इसके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी उनके एफर्ट्स होते हैं, सारे आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जैसे फाइनेंस का, प्रोडक्शन का परचेस सब लिंक्ड होता है, इन कोऑर्डिनेटेड होते हैं और इंटीग्रेटेड होता है, मतलब ये मिलकर ही काम करते हैं, तभी इनके जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाते हैं। ये टॉप मैनेजमेंट जानबूझ के बनाता है, जानबूझ के डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं जिससे कोई भी तरीके का कंफ्यूजन और काम जो है वो स्मूथली चलता रहे। और लास्ट, यहाँ पर काम पर फोकस किया जाता है, रिश्तेदारी पर फोकस नहीं किया जाता। मतलब इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क रादर देन पर्सनल रिलेशनशिप्स बिटवीन द एम्प्लॉइज। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, फिर डिसएडवांटेज की, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फायदे क्या क्या हैं, और फिर बात करेंगे उसके नुकसान क्या क्या है। पहला फायदा क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिफाई होता है कि किसका क्या काम है। दूसरा, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि किसका क्या क्या काम है। मतलब पहले दोनों पॉइंट सिमिलर हैं। पहले वाले पॉइंट बोले हम तेरे को जिम्मेदार ठहरा देंगे तूने काम कंप्लीट नहीं किया तो, और दूसरा पॉइंट बोले किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सबको पता ना कि सबका क्या काम है। क्लियर हो रहा है? दोनों में एक ही रूट है, एक ही कॉज है, लेकिन इफेक्ट दो दो है। पहले में हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, अगर तूने काम नहीं कंप्लीट किया तो तेरा कॉलर पकड़ेंगे, और दूसरा भाई किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सबको पता ना कि सबका क्या काम है। तो पहले पॉइंट में फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड में नो कंफ्यूजन। थर्ड, यूनिटी ऑफ कमांड हम मेंटेन कर सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एक ही बॉस अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर दे। इसके अलावा इफेक्टिवली आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, ऑन टाइम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, क्योंकि क्लियरली पता है किसका क्या काम है। मतलब एक ही बात को घुमाया फिरा के बोल रहे हैं। इसके अंदर क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल रहती है, वो बैलेंस रहती है, वो बिगड़ते नहीं उसके हालात। क्लियर हो गया? सबको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं बच्चों डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की? पहला, यहाँ पर काम में डिले होता है, क्योंकि आपको स्केलर चेन फॉलो करनी होती है। पढ़ा था ना चैप्टर नंबर में, स्केलर चेन। यू हैव टू फॉलो द चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कम्युनिकेशन। आपको सीईओ से बात करनी है तो पता नहीं कितने लोगों से पूछना पड़ेगा, तब जाके सीईओ से मिल पाओगे। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर काम लेने में, डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, काम की टाइम वेस्ट होता है। सेकेंड, अगर आप का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है, वहां पे काम अच्छे से नहीं होता है, तो आप जो क्रिएटिविटी है वो लोगों की तोड़ दोगे। जैसे याद है हमने एक प्लानिंग के अंदर लिमिटेशन पढ़ी थी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्यों? क्योंकि जो हमारे कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो लोगों को डाइवर्ट नहीं करने देता है, लोगों को इनिशिएटिव नहीं लेने देता है कि वो अपने तरीके से काम कर पाए।
तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ऐसी हरकतें करते हो, लोगों को अलाउ नहीं करते हो कि वो अपने हिसाब से अपनी इनिशिएटिव लेके काम करे, तो आप क्रिएटिव टैलेंट को दबा रहे हो। और लास्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पर काम पर ज्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे को समझने में दिक्कत होती है। आप एक दूसरे को समझ नहीं सकते हो कि वो क्या है, क्यों है। क्योंकि जो हम बॉस को हमेशा गालियां देते हैं, क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि बॉस हमेशा हर वक्त काम 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 करता रहता है, वो जानता नहीं है कि हम कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। समझ में आ रहा है? टीचर जब देखो होमवर्क 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 बोलता रहता है, असाइनमेंट बोलता रहता है, उसको नहीं पता ना कि हम रात को 3 बजे सोए हैं, सुबह 4 बजे सोए हैं सीरीज देखे, और आप सुबह 6 बजे स्कूल आ गए। तो उसको पता नहीं है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, मेरा ब्रेकअप हो रहा है, मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। वो काम पर फोकस करता है, तो वो मुझे समझ नहीं पा रहा है। क्लियर हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? ओके। अब बच्चों बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब देखो बच्चों, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई बिल्डिंग, कोई ऑफिस वगैरह नहीं होता है जहां पर भी आप जाते हो काम करने के लिए। आप स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, ऑफिस में लोग जाते हैं काम करने के लिए, वहां पे जाके बातचीत करते हो, दोस्ती वगैरह हो जाती है। उस दोस्ती वगैरह को, उस ग्रुप को जो आपका बन जाता है, उससे हम क्या बुलाते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग एम्प्लॉयज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आगे का डेफिनेशन दे रखी है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एग्रीगेट, मतलब टोटलिटी है किस चीज की? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की। तीसरा क्या रखा है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स। है कि नहीं? क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्कूल वाले बोलते हैं आपको अरे दोस्ती करो, या आपकी दोस्ती अपने आप हो जाती है? आपकी दोस्ती अपने आप हो जाती है। मतलब ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप बनता है, उसे कंपनी का टॉप मैनेजमेंट या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाता। आप अपने आप दोस्ती कर लेते हो। समझ में आ रही है चीज? ओके। अब एक एक करके इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कह रहे हैं इसके फीचर्स। अच्छा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे आप खेलने जा रहे हो, क्रिकेट मैच हो रहा है संडे को, कॉफी पे जा रहे हो दूसरे के संग, कॉफी पे। इसके अलावा यहाँ पर कोई कैसे भी किसी से भी बात कर सकता है, कोई भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, डू नॉट हैव लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपको चीज समझ में आ गई? ओके। इसके अलावा कोई भी रिटन रूल्स नहीं होता है, आपको कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं करने होते हैं, आपको परमिशन वगैरह नहीं चाहिए होती। तो दे आर नो, आई रिपीट, देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्लियर हो गया? ओके। फीचर्स की बात कर लेते हैं कि करके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बनकर आता है, क्योंकि आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हो, दोस्ती यारी करते हो, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बन जाता है। सेकंड, यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो नहीं होते हैं, तो आपस में आप किस तरीके से बात करते हो आप ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, आप किसी से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो, यू डोंट हैव टू फॉलो एनी चेन ऑफ कमांड और यू डोंट हैव टू फॉलो एनी स्केलर चेन। इसके अलावा ये स्पॉन्टेनियसली बन जाता है, आप दो दोस्तों से बात करने लग जाओगे, आपका ग्रुप बन जाएगा, आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो स्पॉन्टेनियसली बनता है, अपने आप बनता है, ये टॉप मैनेजमेंट नहीं बनाता। और लास्ट, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। आप दोस्ती में ये नहीं कह सकते कि दोस्ती में ये बॉस है, मैं जूनियर हूं, मैं सीधे साथी है। देयर आर नो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिवीजन स्ट्रक्चर इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज नो स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? ओके। आगे देखते हैं बच्चों इसके एडवांटेजेस के बारे में। पहला एडवांटेज क्या है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी तेजी से फैलती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान के चलो क्लास में कोई कपल बन गया, तो पूरी क्लास के अंदर, पूरे 12th कॉमर्स के अंदर, साइंस के अंदर वो खबर फैल जाती है कि हाँ भाई इसकी इसकी चल रही है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी तेजी से फैलती है। जैसे कंपनी के अंदर होता है, अरे ऐसा लग रहा है कि काफी इंप्लॉयज को निकालने वाले हैं, तो ये जो बात होती है ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तेजी से फैलती है। दूसरा क्या है, यहाँ पर जो कमियां हैं, आई रिपीट, थर्ड पॉइंट क्या देखा है, यहाँ पे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं। जैसे कि आप एक कंपनी में बैठे, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हो, और आपको लग रहा है कि यार ये जो सर बोल रहे हैं वो गलत प्लान बोल रहे हैं, मजा नहीं आएगा उसको काम करने में, कुछ प्रॉब्लम होगी। तो वहां पर आप बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि यार मैं बॉस को रूडली जवाब दे रहा हूं। लेकिन शाम को जब सब लोग मिलकर बैठ के चाय पर चर्चा कर रहे होंगे, तब आप वहां पर बोल सकते हो कि नहीं सर, मुझे ऐसा लगा था कि वहां पर वो चीज गलत थी, आप उसको ऐसे करके देखो, वो ठीक हो सकता है। तो मतलब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कमियां है वो कौन पूरी कर देता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरी कर देता है। और सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है, क्योंकि वहां पे काम पर फोकस किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लोग ना चिड़चिड़े हो जाते हैं कि जब देखो काम काम काम, कोई यार ही नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, आपस में कोई बात करने के लिए नहीं है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी सोशल नीड्स को, बिलोंगिंग नीड्स को क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है। आपको लगता है कि हाँ आसपास लोग बहुत बढ़िया है, मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, मुझे पूछा जाता है। क्लियर हो गया? ओके।
अब बच्चों बात करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। क्या क्या है इसके लिमिटेशंस? पहला लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे र्यूमर बहुत तेजी से फैलता है, अफवाह बहुत तेजी से फैलता है, जैसे कि बॉस की सेक्रेटरी के संग कुछ चल रहा है, तो एक र्यूमर है, लोगों को निकालने वाले हैं, किसी और कोई हमारा टारगेट आने वाला है, ठीक है ना, जो ये क्या र्यूमर है। और कभी कभार जो र्यूमर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को तहस नहस कर सकते हैं। सेकेंड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ पॉलिसी में चेंजेस लाना चाहता है, बट जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो दोस्तों ग्रुप है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो होता क्या है, आप फिर फॉर्मली उसको अप्लाई नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी कभार दिक्कत फेस करता है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करने देता। और थर्ड पॉइंट क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। एक प्रेशराइज मेंबर टू कंफर्म टू द ग्रुप एक्सपेक्टेशंस, एग्जांपल के तौर पे अब मान के चलो आप अपने ऑफिस में बैठे हो और ऑफिस के अंदर 10 में से 8 एम्प्लॉयज जो हैं वो एक चीज के अगेंस्ट में हैं कि हमको जो है संडे को काम नहीं करना, ठीक है। दो लोग कह रहे हैं कि यार महीने में एक बार संडे को आके काम कर भी लिया तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, कंपनी का फायदा ही होगा, हमारा ही फायदा होगा। समझ में आया? 8 लोग कह रहे हैं कि हमको काम नहीं करना संडे को, छुट्टी का दिन होता है। 2 लोग कह रहे हैं कि अगर महीने में एक बार कर भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये वो 8 लोग उन 2 लोगों को प्रेशराइज करेंगे कि तुझे ज्यादा चुल पड़ रही है काम करने की, तू छुट्टी नहीं मांग सकता। तो मतलब ये वो 2 लोगों को ग्रुप के साथ ही जाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज दे आर 8 पीपल्स फोर्सिंग 2 पीपल्स टू गो विद द ग्रुप। तो यहां पर ये चीज भी होती है, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको भी ग्रुप के संग जाना पड़ता है, तो यहाँ पर दिक्कत फेस हो सकती है। क्लियर हो गया? आपका एग्जांपल ले लो, सर कल की छुट्टी कर दो, ट्यूशन की छुट्टी कर दो, होता है कि नहीं होता है? सर आज मत पढ़ाओ, 40 क्लास में 40 बच्चे बोल रहे हैं सर मत पढ़ाओ, 5 बच्चे बोले सर पढ़ा लो, तो 40 बच्चे कैसे घूरेंगे उन 5 बच्चों को? घूरेंगे नहीं घूरेंगे? फिर 5 बच्चे बोलेंगे नहीं सर छुट्टी कर दो मत पढ़ाओ। तो क्या है ये, आप प्रेशराइज कर रहे हो कि सब अपने ग्रुप की बात माने। क्लियर हो गया? ओके। तो ये बच्चों हमारा क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 50 मिनट हो गए हमको पढ़ते पढ़ते और हमारे अभी 3 टॉपिक बचे, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो बात करते हैं डेलीगेशन। बच्चों डेलीगेशन टॉपिक क्या बोलता है कि कोई भी इंसान हो वो सारे काम खुद नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना, उसके पास 24 घंटे, उसके पास 2 हाथ है, एक ही दिमाग है, वो सारे काम खुद नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो भैया वो ही काम करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो वो सारे काम खुद नहीं कर सकता, उसे काम दूसरों को देना चाहिए, पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहिए भी और देना ही पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करा सकता है। तो डेलीगेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी पावर को किसी जूनियर को दे रहे हो कि अब तू काम संभाल, उस काम को अब तू देख, मैं किसी और काम को देखूंगा। तो डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ठीक है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। आप अपने जूनियर को, अपने सबॉर्डिनेट को क्या दे रहे हो कि तू पावर ले, अब तू काम कर, इस काम को संभाल। क्लियर हो गया? ऐसा हम क्यों करते हैं? जिससे हम इंपॉर्टेंट कामों पे ध्यान दे पाए रादर देन दिस रूटीन वर्क। क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज और, अथॉरिटी देने से, उस बंदे को पावर देने से अब तू काम संभाल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गए, आप आंसरेबल तब भी माने जाओगे। आपने उसको काम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में हाथ खड़े कर दिए, अब मुझसे उस काम के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता। यू स्टिल बी रिस्पॉन्सिबल, यू स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क। वही लास्ट की 3 लाइनें जो हाईलाइट है वो बोल रही हैं, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है त्यागना। डेलीगेशन मतलब नहीं हमें काम को त्याग दिया, आप अकाउंटेबल हो गए परफॉर्मेंस के लिए। जैसे एग्जांपल बात करते हैं एनुअल फंक्शन की। एनुअल फंक्शन के अंदर नॉर्मली डेकोरेशन का जो काम होता है वो हमारी आर्ट्स टीचर के पास होता है। तो आर्ट्स टीचर ने काम बच्चों को सौंप दिया कि बच्चे आप डेकोरेशन करो। अब मान के चलो डेकोरेशन में कुछ गड़बड़ हो गई, तो प्रिंसिपल सर किससे पूछेंगे? बच्चों से पूछेंगे, आर्ट्स वाली मैम से पूछेंगे, आर्ट्स वाली मैम से बोलेंगे। आर्ट्स वाली मैम उस समय ये नहीं बोल सकती कि मैंने तो बच्चों को बोला था करने के लिए, बच्चों ने गड़बड़ कर दी। आर्ट्स वाली मैम जिम्मेदार मानी जाएंगी, आंसरेबल मानी जाएंगी। क्लियर हो गया? डेलीगेशन का मतलब जब एक सीनियर अपने जूनियर को पावर देता है काम करने के लिए। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ। अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं कि एक बार पावर दे दी तो वापस नहीं ले सकते, वापस भी ले सकते हैं और किसी और को भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। ये लास्ट की जो 3 लाइन है वो उसके लिए थी। आगे बढ़ते हैं। डेलीगेशन की बच्चों 2 डेफिनेशन अलग से और दे रखी है, वो आप रीड कर लेना और कुछ खास इसके अंदर है।
अब डेलीगेशन के अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं। पहला आता है हमारा अथॉरिटी, दूसरा आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है 2 चीजें। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। पावर किस चीज की? किसी को ऑर्डर देने की, किसी को कमांड करने की, और दूसरा खुद का कुछ डिसीजन लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पापा, पापा आपको ऑर्डर दे सकते हैं कोई काम करने के लिए, बिल्कुल दे सकते हैं। पापा कोई चीज खरीदने का फैसला ले सकते हैं, घर में ले सकते हैं। तो मतलब पापा के पास 2 चीज की अथॉरिटी, पापा कैन ऑर्डर यू, पापा कैन कमांड यू, एंड सेकेंडली पापा कैन टेक अ डिसीजन ऑफ द हाउस। तो वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है? अथॉरिटी मीन 2 थिंग्स, पावर टू कमांड द सबऑर्डिनेट्स और पावर टू कमांड एम्प्लॉय, और सेकेंडली पावर टू टेक डिसीजन विद इन हिज पोजीशन। जो उनके पास पोजीशन है उसकी पावर के अंदर वो डिसीजन ले सकते हैं। तो 2 तरीके की आपके पास अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी कैसे आती है? अथॉरिटी आती है आपकी पोजीशन से, स्केलर चेन से। जो जितना ऊपर लेवल पर होगा उसके पास उतनी ज्यादा अथॉरिटी होगी, और जो जितने लेवल नीचे लेवल पर होगा उसकी जो अथॉरिटी होगी उतनी कम हो जाएगी। इसका मतलब है अथॉरिटी जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। क्लियर हो गया? ओके। आगे जो बच्चों पॉइंट आता है सेकंड, वो आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, जिम्मेवारी। किस चीज की जिम्मेदारी? जो आपको काम दिया गया है उसको परफॉर्म करने की जिम्मेदारी। आपको मैनेजर ने भरोसा करके पावर दिए काम करने के लिए, आपने उस काम को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सर मैं कर दूंगा। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। और रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्लैरिफाई होता है कि हाँ भाई आप सबऑर्डिनेट हो या आप सीनियर हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने नीचे वालों के लिए होते हो या अपने ऊपर वालों के लिए होते हो? ऊपर वालों के लिए होते हो कि हाँ सर मैं आपको काम करके दे दूंगा। तो यू रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। क्लियर हो गया? ओके। जो लास्ट पैराग्राफ दे रखा है बच्चों वो दे रखा है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप। आपको चैप्टर नंबर 2 याद है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? उसके अंदर हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था हेनरी फेवल का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही चीज ये लिखी हुई है कि ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे तो मिसयूज कर लेगा, ज्यादा पावर दे दी किसी को तो वो मिसयूज कर सकता है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसको जिम्मेदारी इतनी दे दी है, पावर आपने उसको दी नहीं, तो वो काम कैसे कर पाएगा? वो तो इनफेक्टिव हो जाएगा, वो काम टाइम पे कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी ज्यादा कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो मिसयूज होने का खतरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कर दी अथॉरिटी से तो पर्सन इनफेक्टिव हो जाएगा, काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? ओके। और बच्चों तीसरा आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का बच्चों मतलब होता है आंसरेबिलिटी। मतलब ये कि फाइनल में जो भी हुआ, जो भी रिजल्ट आया उसके लिए आंसरेबल होगा, उसको बोलते हैं हम अकाउंटेबिलिटी। और आंसर आप हमेशा अपने ऊपर वाले को देते हो। तो मतलब अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। क्लियर हो गया? ओके। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। अब बच्चों बात करते हैं डेलीगेशन करना जरूरी क्यों है, फायदेमंद क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की। तो 6 इंपॉर्टेंस है, एक एक करके 6 को देखते हैं। पहली जो बच्चों इंपॉर्टेंस आती है वो आती है इफेक्टिव मैनेजमेंट। आपने काम अपने नीचे वाले को डेलीगेट कर दिया, अब आपके पास ज्यादा टाइम होगा किस चीज पर ध्यान देने के लिए? इंपॉर्टेंट कामों पर ध्यान देने के लिए। क्योंकि हमने जो रूटीन वर्क था, जो लेस इफेक्टिव वर्क था, वो आपने अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया। नाउ यू कैन वर्क ऑन मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स। सेकेंड है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मैंने आपको बताया था ना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब एक सीनियर बंदा जूनियर बंदे को काम सौंपता है तो इससे क्लैरिफाई हो जाता है कि हाँ भाई अथॉरिटी नीचे की तरफ गई है, मतलब आप सीनियर हो या आप जूनियर हो, ये क्लैरिफाई हो जाता है। तीसरा होता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जब आपको कोई बॉस आपको कोई काम देता है तो आपको मौका मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को दिखा पाओ, नई चीजें सीख पाओ, कॉम्प्लेक्स काम को करना सीख पाओ। समझ में आ रहा है? इससे क्या होता है? आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, आपको काम संभालना आ जाता है, आपका तजुर्बा इंक्रीज हो जाता है, एक्सपीरियंस इंक्रीज हो जाता है। तो इन केस आपको फ्यूचर में प्रमोशन मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, जस्ट बिकॉज आपको काफी बार काम सौंपा गया और अपने काम को, उस काम को इफेक्टिवली हैंडल कर लिया है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर? ओके। जो फोर्थ एडवांटेज है बच्चों वो क्या दे रखी है? फोर्थ एडवांटेज है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। पहले वाले पॉइंट के अंदर हमने उसकी स्किल को डेवलप किया, उसको काम को डेवलप किया, उसको प्रमोशन के लिए हायर किया, मोटिवेशन भी तो मिलता है उसको करने से। कैसे? कि मेरे बॉस ने मुझे पर भरोसा किया है कि वो मैं काम उसको कंप्लीट करके दूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको काम कंप्लीट करके दूंगा।
और ऐसे केस में उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, उसका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होता है, उसका मोटिवेशन इंक्रीज होता है। क्लियर हो गया? स्किल्स तो इंप्रूव होती है, मोटिवेशन भी आता है कि यार सर ने मुझ पर भरोसा किया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनको नजर नहीं झुकनी चाहिए मेरे आगे, ठीक है, कि आपने काम अच्छे से कंप्लीट करके नहीं दिया। ओके, फिर जो आता है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। देखो बच्चों, सारे पॉइंट ऑफ मिक्सचर है। आपने लोगों को काम सौंपा, उनका डेवलपमेंट हुआ, उनका मोटिवेशन बिल्ड हुआ, वो एक्सपीरियंस्ड हो गए। तो ऐसे केस में जब इन फ्यूचर में हमको काम बढ़ाना होगा, तो उन्हीं लोगों को उस कंपनी का, उस प्रोडक्ट का हम हेड बना सकते हैं। मतलब हम ये फ्यूचर मैनेजर अभी से ही रेडी कर रहे हैं। क्लियर? वही चीज यहां पे लिखी हुई है, by providing a ready workforce to take up leading position in the new ventures। क्योंकि हमने उनको काम इतना सौंप दिया है कि वो बड़ी बात ही जानते हैं कि हम काम कैसे करवाते हैं, काम ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। क्लियर हो गया? ओके। और जो बच्चों लास्ट एडवांटेज दे रखी है वो है बेटर कोऑर्डिनेशन। क्योंकि यहां पर अंदर क्या हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीनों चीजें हैं। तो क्लैरिफाई है कि किसका क्या काम है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्लियर है। तो किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन नहीं है, किसी भी तरीके का वेस्टेज नहीं है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर आपका जो कोऑर्डिनेशन होगा बाकी सबके संग वो बढ़िया हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट उसमें तो बताओ फटाफट। ये फास्ट लेक्चर, फास्ट ट्रैक लेक्चर है बच्चों, इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकता हूं कि आप रीड कर लो। आपको टाइम चाहिए रीड करने के लिए, तो आप रेगुलर लेक्चर्स पे जाइए, वहां पर एक एक लाइन को हमने डिटेल में डिस्कस किया और अच्छे से पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन की। डेलीगेशन पढ़ लिया, अब डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पर डेलीगेशन आएगा या फिर यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन आएगा। वो क्लैरिफाई मैं करूंगा। देखो बच्चों, जब एक सीनियर पर्सन अपने जूनियर को काम सौंपता है उसे बोलते हैं हम डेलीगेशन। लेकिन जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे लेवल्स में काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। एग्जांपल दे रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान के चलो आपका स्कूल है, तो प्रिंसिपल के अपनी कुछ अलग पावर्स हैं, वाइस प्रिंसिपल के अपनी कुछ अलग पावर्स है, कोऑर्डिनेटर्स की अपनी अलग पावर है, टीचर्स की अपनी अलग पावर है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अपनी अलग पावर है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की अपनी अलग पावर है, और कोई किसी काम के में इंटरफेयर नहीं करता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे जो पावर्स हैं वो हमने सिस्टमेटिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सारे लेवल्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन डेलीगेशन के अंदर सिर्फ एक चीज होती है, सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को काम देता है। क्लियर हो गया? बस इतना सा ही डिफरेंस है। डेलीगेशन में एक सीनियर एक जूनियर को देता है, और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे लेवल्स में सिस्टमेटिकली काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हमने चैप्टर नंबर 2 में प्रिंसिपल पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसको एक बार याद करते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट या एक सेंट्रल अथॉरिटी लेती है तो उसे बुलाया जाता है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और हर एक लेवल अपनी पावर के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, तो उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाएगी आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप सारा काम या सारे डिसीजन अकेले खुद नहीं ले सकते हो, आपके पास 24 घंटे ही हैं। ठीक है ना? ओके, तो क्या लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन के? बच्चों को दो डेफिनेशन दे रखी है, दोनों डेफिनेशन को एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे था सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या है, थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां पर आप चेन ऑफ कमांड के थ्रू डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को नीचे भेज देते हो। और सेकंड क्या दे रखा है, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी except that which can be exercised at central points। मतलब इन्होंने क्या लिखा है सेकंड डेफिनेशन में, इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सेंट्रल अथॉरिटी लेगी, टॉप मैनेजमेंट लेगा, बाकी सारी चीजें लोअर लेवल तक भेज दो, मिडल और लोअर के अंदर भेज दो। क्लियर हो गया? ओके। और यहाँ पे मैंने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आपको मैंने बता ही दिया है कि बैलेंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि कितना आपको सेंट्रलाइजेशन रखना है, मतलब कौन कौन से डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेगा और कौन कौन से लोअर लेवल मिडल लेवल ले लेंगे। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, कि डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जरूरी क्यों है। तो पहला पॉइंट आता है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। देखो बच्चों,
यहां पर हमने क्या किया है, डिसेंट्रलाइजेशन करके उनको फ्रीडम दे दी, आपको हमने पावर दे दिया, आप संभालो, अब आप काम करो कैसे आपको काम करना है। तो यहां पर क्या हुआ, वो उसके पास पावर है, अब उसे ऊपर पूछने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, खुद ही फैसले लेगा, खुद ही अपने जजमेंट पे भरोसा करेगा कि हाँ मैं काम कर सकता हूं, तो वो इनिशिएटिव लेगा, वो नए नए काम खुद से चालू करना स्टार्ट करेगा। और जब वो ऐसे काम अच्छे से संभाल पाता है तो हम इन फ्यूचर उसको प्रमोशन देके ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनाने की भी सोच सकते हैं। तो डेवलप इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉइज। सेकेंड, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। वही घुमा फिरा के सेकंड बात नीचे भी बोल दी है, क्योंकि वो काम हमने उसको दे दिया है, वो प्रूव कर देगा कि हाँ वो काम संभालने लायक है कि नहीं है। समझ में आ रही है चीज, यहाँ पर आपको क्लेरिफाई हो जाता है कि कौन काम संभालने लायक है, कौन काम संभालने लायक नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो हमने एक ब्रांच ओपन करी, मान के चलो दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर हमने ब्रांच ओपन करी, उसका एक हेड बना दिया। जयपुर के अंदर हमने एक ब्रांच ओपन करी, वहां पे हेड बना दिया। जयपुर वाले ने तो ब्रांच को बहुत अच्छा चला दिया, लेकिन दिल्ली वाले ने ब्रांच को डुबा दिया। तो हमको फ्यूचर में पता है कि दिल्ली वाले को नौकरी तक नहीं देनी है और जयपुर वाले को सीनियर पोजीशन पर लेकर आना है। तो यहाँ पर हम एक मैनेजरियल बना रहे हैं कि इन फ्यूचर वो मैनेजर पोजीशन, हायर पोजीशन संभाल पाएगा। सेकंड क्लियर हो गया डिसेंट्रलाइजेशन से, ओके। थर्ड जो बच्चों आपके सामने इंपॉर्टेंस आ रही वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर आपको हर बात के लिए स्केलर चेन फॉलो करके ऊपर अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप अपने लेवल पर अपनी अथॉरिटी पर डिसीजन ले पाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी वर्कर को छुट्टी चाहिए तो वो सुपरवाइजर से पूछ लेगा, वो टॉप मैनेजमेंट से नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है ना, टॉप मैनेजमेंट के पास मान के चलो आगरा में कोई बंदा रिलायंस में काम करता है, उसको छुट्टी चाहिए तो वो क्या मुकेश अंबानी के पास जाएगा छुट्टी मांगने के लिए, या फिर आगरा में जो उसका सुपरवाइजर उसके पास जाएगा? आगरा में जो सुपरवाइजर उसके पास जाएगा और वो हाँ या ना करके तुरंत फैसला कर देगा कि छुट्टी देनी है कि नहीं देनी है। तो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करके आप डिसीजन थोड़े से तुरंत लेना चालू कर देते हो। क्लियर हो रहा है, ओके। फोर्थ जो पॉइंट आ रहा हुआ रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, वही घुमा फिरा के बाद जो हमने डिलीगेशन के अंदर पढ़ी थी इफेक्टिव मैनेजमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। मतलब ये जब आप काम डिसेंट्रलाइज कर देते हो तो टॉप मैनेजमेंट के पास ज्यादा टाइम होता है इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देने पे, क्या नए बिजनेस ओपन कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, नए एरिया ढूंढ सकते हैं। और सबऑर्डिनेट के पास इंपॉर्टेंट टाइम मिल जाता है कि वो अपने स्किल्स को दिखा पाए, अपने टैलेंट को दिखा पाए कि वो किस काबिल इंसान है। क्लियर हो गया, वही चीज इसको यहां पर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, क्योंकि यहां पर आपने लोअर लेवल को ज्यादा पावर दे रखी है काम करने के लिए, तो उसमें क्या हो रहा है, उसके पास एक वो है कि भैया मुझे अपना काम बेहतर करके देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अब मान के चलो हमेशा हमें ना ब्रांच हेड, ब्रांच ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, दिल्ली ब्रांच, जयपुर ब्रांच, लखनऊ ब्रांच, कानपुर ब्रांच आपस में लड़ने की कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे, हम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, सब लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में कंपटीशन ज्यादा बिल्ड हो जाएगा, और जब कंपटीशन ज्यादा बिल्ड होगा कंपनी सारी प्रॉफिट कमाएगी, तो एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होगा। मतलब एक अवार्ड देने के लिए हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप डिसेंट्रलाइजेशन करके अपनी कंपनी को ग्रो भी करा सकते हैं। और लास्ट है बेटर कंट्रोल, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है आपके जस्ट ऊपर वाला व्यक्ति ही इवेल्युएट कर लेगा। मतलब ये अगर कोई सुपरवाइजर है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए मिडिल लेवल मैनेजर बैठा हुआ है, कोई वर्कर है तो उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए लोअर लेवल मैनेजर है। तो मतलब ये कि सुप्रीम अथॉरिटी को, जो कंपनी के हेड है, वो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं करते, नीचे वाला जो आपको परफॉर्मेंस है उससे जस्ट ऊपर वाला ही इवेल्युएट कर लेता परफॉर्मेंस को। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, आप अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है। समझ में आ रहा है पॉइंट? आपने डिसेंट्रलाइजेशन को उसको पावर दे दी, अब वो जिम्मेदार है उस पर्टिकुलर काम के लिए, तो आप अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो कि हाँ भाई तू जिम्मेदार है, अब तुझे को निकाल दिया जा रहा है क्योंकि तूने काम बिगाड़ा, नए बंदे को ला रहा है। वो किसी पर अपना जो जिम्मेदारी है वो अपनी जो गलती है किसी और पर डाल नहीं सकता। क्लियर हो गया, ओके। तो बच्चों ये था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। अब बच्चों बात करते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। काफी बढ़िया टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और इसके अंदर 7 इंपॉर्टेंस है जो हमको पढ़नी है। इसका लर्निंग कोड क्या है, सेड सी गोहा, आप याद कर सकते हो। पहला है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो बच्चों इसका अपने पूरा चैप्टर हमने गो थ्रू कर लिया। अब आपको पता लग गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमारा पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क को छोटे छोटे काम में डिवाइड करो, फिर डिपार्टमेंट बनाओ। करा था नहीं करा था? फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था,
ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, कि उस फंक्शन के अंदर एक ही तरीके का काम होता है, बार बार करते हैं तो स्पेशलाइजेशन होता है, वही चीज यहाँ पे लिखी होती है। क्योंकि हम एक काम को बार बार रेपिटेटिवली करते हैं तो उस काम को करने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, हम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? ओके। सेकेंड होता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी। पहला था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जो बॉस होता है, जो टीम का हेड होता है, डिपार्टमेंट का हेड होता है, वो अपने एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। और लास्ट स्टेप के अंदर हमने देखा था अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हम बिल्ड करते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर सबको क्लैरिफाई होता है कि किसका क्या काम है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके काम करेगा, कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्लैरिटी रहती है काम करने की। क्लियर? ओके। थर्ड हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके का वेस्टेज नहीं होने देते हैं, यहां पे भी किसी तरीके का डुप्लीकेशन नहीं होने देते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम काम करते हैं, तो हमारी जो रिसोर्सेज होती हैं, चाहे वो लोग हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मशीन हो, इसको हम ऑप्टिमली यूटिलाइज भी कर लेते हैं। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद आता हमारा एडेप्टेशन टू चेंज। बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को इजीली ढाल लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमको कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होती है। उसी तरीके से हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर भी बदल जाते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिल जाती है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। बच्चों, वो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि हम डेलीगेशन करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, तो वर्कर्स के पास टाइम होता है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का, अपने टैलेंट को दिखाने का, और टॉप मैनेजमेंट के पास काम होता है न्यू वेंचर्स को, न्यू बिजनेसेस को, न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करने का। तो इस केस में सबका ही डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर हो रहा है? ओके। आगे पॉइंट क्या दे रखा बच्चों इसके अंदर, जरा रीड करते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सबको पता है किसका क्या काम है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, क्लैरिटी रहती काम करने के लिए। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट को, लोगों को मैनेज करना और कंपनी को एडमिनिस्ट करना इजी हो जाता है। और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग करने से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि सारा काम हमने क्लैरिफाई कर दिया है किसका क्या काम है, तो हम पुरानी चीजों को छोड़कर, टॉप मैनेजमेंट पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजों पर फोकस कर पाता है, और ऐसे में नए चैलेंजेस ले पाता है, नए डिपार्टमेंट बना पाता है, नए जॉब्स बना पाता है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाता है। तो ऐसे केस में सेल्स इंक्रीज होती है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों, ये था हमारा वन शॉट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है हर एक टॉपिक को, हर एक एडिंग को, हर एक लाइन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं। आई होप मैंने इस चैप्टर को जस्टिस दिया है। आई होप आपको पसंद भी आए। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।